इकोनॉमिक्स का पेपर है और सिलेबस ज़्यादा है, रिवीजन भी करनी है, तो कुछ गलतियां हो सकती हैं और कुछ चीज़ें हम इग्नोर कर सकते हैं। तो उनकी एक क्विक रिवीजन मैं आपको देना चाहती हूं ताकि कल पेपर में वो गलतियां नहीं हो। फर्स्ट, वैल्यू एडेड मेथड में अगर सेल गिवन है, राइट, तो वो कंप्लीट टर्म है, आपने उसके अलावा कुछ नहीं देखना, राइट। दूसरा, अगर सेल्स गिवन नहीं है, प्राइस एंड क्वांटिटी सोल्ड गिवन है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके सेल आएगी, राइट। नेक्स्ट, अगर डोमेस्टिक सेल गिवन है तो डोमेस्टिक सेल का मतलब है कि कंट्री के अंदर बेचा तो इसमें एक्सपोर्ट ऐड करना पड़ेगा, पर अगर सेल्स गिवन है तो उसमें कुछ नहीं करना, राइट। दूसरा, अगर इंटरमीडिएट कॉस्ट है तो कंप्लीट टर्म है, परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स है तो भी कंप्लीट टर्म है, राइट। तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट से ही हम क्वेश्चन अपना सॉल्व करेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट, राइट। दूसरा, अगर परचेज ऑफ मशीनरी है तो इसको कंसिडर नहीं करना क्योंकि ये ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड है और हम इंटरमीडिएट कॉस्ट में सिर्फ रॉ मटेरियल वगैरह को कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट, अगर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है, वेल एंड गुड, और पावर चार्जेस भी दिए हुए हैं, तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल प्लस पावर चार्जेस मतलब फ्यूल का खर्चा, राइट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये ऐड करेंगे तो हमारा इंटरमीडिएट कॉस्ट आएगा। नेक्स्ट, अगर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट दिया हुआ है, इसका मतलब ये कंप्लीट नहीं है, तो इसमें इंपोर्ट इंक्लूड करना पड़ेगा, दैट इज इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल जो आपने बाहर से इंपोर्ट किया, राइट। अब पेपर में ये दो क्वेश्चंस आए हुए हैं, राइट। इन दो क्वेश्चंस में क्या है कि एक क्वेश्चन में आपके पास दिया हुआ है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल भी दिया हुआ है, तो यहां पर हमने इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल को कंसिडर नहीं करना, पर अगर यहीं पर डोमेस्टिक परचेज ऑफ रॉ मटेरियल होता तो हमें इंपोर्ट इंक्लूड करना था। नेक्स्ट है कि आपके पास यहां पर परचेज ऑफ फैक्टर इनपुट दिया हुआ है, तो इसको इंटरमीडिएट कॉस्ट में कंसिडर नहीं करना, तो इंटरमीडिएट कॉस्ट में क्या लेना है, नॉन फैक्टर इनपुट्स को, राइट। और इसके अलावा यहां पर इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल बाय फर्म ए फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी दिया हुआ है, तो यहां पर हमें परचेज ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट्स में इंपोर्ट को इंक्लूड करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अगर पेपर में डेप्रिसिएशन दिया है, जिसे हम कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी कहते हैं, तो वेल एंड गुड, पर कई बार डेप्रिसिएशन नहीं होता, तो वहां पर हमें क्या करना है, क्या गिवन है, हमें वैल्यू गिवन है ड्यूरेबल एसेट की, राइट। दैट मींस हमारे पास ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड गिवन है, उसकी वैल्यू गिवन है, राइट। दैट मींस हमारा फिक्स्ड एसेट, उसमें से हम स्क्रैप वैल्यू माइनस करेंगे डिवाइडेड बाय उस एसेट का लाइफ स्पेन कितना है, राइट। तो ये वैल्यूज पुट करके हमारे पास डेप्रिसिएशन आ जाएगा। नेक्स्ट, अगर ऐसे भी डेप्रिसिएशन नहीं दिया तो कई बार ग्रॉस इन्वेस्टमेंट गिवन होती है, नेट इन्वेस्टमेंट गिवन होती है, और इन्वेस्टमेंट को और क्या बोलते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन, राइट। तो आपको कैपिटल, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है, राइट, एंड नेट कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है, ओके। तो आपने क्या करना है, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन में से नेट कैपिटल फॉर्मेशन माइनस करना, तो आपके पास डेप्रिसिएशन आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट, आपके पास नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड अलग अलग तरीके से पेपर में दी हो सकती है। कई बार नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के लिए आपके पास फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है, तो माइनस करके आ जाएगा। कई बार नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं दी होती, उसके कंपोनेंट गिवन होते हैं, जैसे नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड नेट रिटेन्ड अर्निंग्स, तो इनको ऐड करके नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आएगी। कई बार ऐसी भी नहीं दी हुई, तो आपके पास एक नेशनल कॉन्सेप्ट होगा और एक डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम दी हुई है, तो नेशनल इनकम में से डोमेस्टिक इनकम माइनस करेंगे तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आ जाएगी, राइट। या फिर जीएनपी दिया हुआ है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो जीएनपी में से जीडीपी माइनस करेंगे तो भी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आ जाएगी, राइट। अगर आपको डोमेस्टिक से आपको नेशनल पे जाना है, तो हम क्या करते हैं, डोमेस्टिक प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड करते हैं ना। तो अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है तो प्लस करेंगे, पर अगर आप इनकम टू अब्रॉड है तो वहां डोमेस्टिक में से नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड क्या होगी, माइनस होगी, राइट। नेक्स्ट, आपके पास कई बार पेपर में नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम अब्रॉड भी दिया होता है, ये करंट ट्रांसफर्स हैं, राइट, इनको इंक्लूड नहीं करना। नेक्स्ट, अगर पेपर में एक्सपेंडिचर मेथड में ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, इसका मतलब अब मैं किसकी बात कर रही हूं, आपको याद होगा कि जब हम एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी एमपी निकालते हैं तो उसमें सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम होता है। तो ये जो आई होता है, ये क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और आपको क्या दिया हुआ है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। इसका मतलब आई कंप्लीट नहीं है, तो इसमें हमें चेंज इन स्टॉक डालना पड़ेगा, राइट। और चेंज इन स्टॉक अनसोल्ड स्टॉक के नाम से भी दिया हो सकता है, इंक्रीज इन स्टॉक के नाम से भी दिया हो सकता है, नेट इन्वेंट्रीज के नाम से भी दिया हो सकता है, राइट। और कई बार डिक्रीज इन स्टॉक के नाम से भी दिया होता है। तो अगर डिक्रीज इन स्टॉक हुआ तो यहां प्लस नहीं होगा, यहां माइनस हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट, इनकम मेथड में सिर्फ आपने सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट बाय एम्प्लॉयर देखना है। अब मैं किसकी बात कर रही हूं, इनकम मेथड में एनडीपीएफसी निकलता है, राइट। और एनडीपीएफसी क्या होता है, रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस मिक्स्ड इनकम, राइट। और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के तीन कंपोनेंट होते हैं, एक कंपनसेशन इन कैश, राइट, एक कंपनसेशन इन काइंड, और एक सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स बाय एम्प्लॉयर होना चाहिए,
राइट, वो बाय एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। तो अगर बाय एम्प्लॉय हुआ तो उसको कंसिडर नहीं करना, राइट। नेक्स्ट, अगर प्रॉफिट दिया है तो वेल एंड गुड, नहीं दिया होगा तो डिविडेंड गिवन होगा, ठीक है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स गिवन होगा और कॉर्पोरेशन टैक्स गिवन होगा। तो कॉर्पोरेशन टैक्स इन तीनों को ऐड करेंगे तो प्रॉफिट आएगा, राइट। पर यहां पे एक ट्विस्ट है, अगर तो कॉर्पोरेशन टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स आपको प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से आया, मतलब न्यूमेरिकल आया, तो प्रॉफिट में ये तीनों को ऐड करके प्रॉफिट आएगा। पर अगर यही क्वेश्चन थ्योरी में आता है आपके पास, राइट, कि क्या कॉर्पोरेट टैक्स नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है या नहीं, तो वहां हम क्या लिखेंगे कि ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसफर इनकम है, ये ट्रांसफर इनकम है, ट्रांसफर पेमेंट है, राइट। तो याद रहेगा, अगर तो प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल में आया तो प्रॉफिट इज इक्वल टू डिविडेंड प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स प्लस कॉर्पोरेट टैक्स। पर अगर यही थ्योरी में आया कि कॉर्पोरेट टैक्स नेशनल इनकम इंक्लूड होता है या नहीं, तो वहां लिखेंगे ये नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसफर पेमेंट है। नेक्स्ट, यहां पे जो इंटरेस्ट है, अगर तो पेपर में इंटरेस्ट बाय फर्म दिया हुआ है तो इंक्लूड करना है, पर अगर इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट दिया हुआ है, दैट मीन्स जो गवर्नमेंट ने लोन लिया, गवर्नमेंट उस पर इंटरेस्ट दे रही है, तो उसको इंक्लूड नहीं करना। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट हैज टेकन लोन फॉर कंजम्पशन पर्पसेस। कौन सा इंटरेस्ट लेना? इंटरेस्ट पेड बाय फर्म लेना है, प्रोड्यूसर लेना है। नेक्स्ट, अगर प्रॉफिट नेट ऑफ कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स दिया हुआ है, इसका मतलब प्रॉफिट, इस प्रॉफिट में ये कॉर्पोरेट टैक्स इंक्लूड नहीं है। इसका मतलब अगर आपको प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट नेट ऑफ कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स में हम क्या डालेंगे? कॉर्पोरेट टैक्स डालेंगे, तो हमारा प्रॉफिट कंप्लीट होगा। नेक्स्ट, परचेज ऑफ रेफ्रिजरेटर बाय डॉक्टर फॉर ओन यूज, कंज्यूमर गुड है, राइट, फाइनल गुड है, इंटरमीडिएट गुड, पता है आपको कि ये फाइनल गुड है। पर अगर पूछा गया कि ये कैपिटल गुड है या कंज्यूमर गुड है, तो ये कंज्यूमर गुड नहीं है, क्योंकि यहां डॉक्टर कौन है? प्रोड्यूसर है, राइट। और प्रोड्यूसर जो चीज यूज करता है, चाहे वो अपने यूज के लिए कर रहा है, तो वो क्या होगी? कैपिटल गुड, राइट। ये फाइनल गुड है, और फाइनल गुड में ये कंज्यूमर नहीं है, ये कैपिटल गुड है, राइट। नेक्स्ट, अगर मेंटेनेंस ऑफ एसेट आ गया, फॉर एग्जांपल न्यूमेरिकल में आ गया, तो मेंटेनेंस ऑफ एसेट और आपको इंटरमीडिएट कॉस्ट गिवन नहीं है, तो मेंटेनेंस ऑफ एसेट को ही इंटरमीडिएट कॉस्ट कंसिडर किया जाएगा। और अगर थ्योरी में भी आया कि ये नेशनल इनकम इंक्लूड होगा या नहीं होगा, तो मेंटेनेंस ऑफ एसेट नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि ये इंटरमीडिएट कॉस्ट है। पर अगर इंप्रूवमेंट ऑफ एसेट आ गया, तो ये फाइनल एक्सपेंडिचर है, राइट, तो इसको नेशनल इनकम इंक्लूड करना है। ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और थोड़ा ट्रिकी है। जीडीपीएफसी और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड निकालना है, राइट। और यहां पर कंपोनेंट गिवन है आपके पास इनकम मेथड के, और इनकम मेथड से एनडीपीएफसी निकलता है, राइट। और एनडीपीएफसी का फॉर्मूला क्या होता है? रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, सीओई प्लस मिक्स्ड इनकम। दैट मींस इन सबको ऐड किया, एनडीपीएफसी आएगा। तो रेंट 150 है, रॉयल्टी नहीं है, 0 हो गया, इंटरेस्ट 100 है और प्रॉफिट 200 है, सीओई कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज 800 है और मिक्स्ड इनकम नहीं है, तो 0। तो एनडीपीएफसी इज 1250। अब हमें निकालना है जीडीपीएफसी, और जीडीपीएफसी क्या है? एनडीपीएफसी, राइट। और नेट को क्या बनाना है? ग्रॉस, तो प्लस डेप्रिसिएशन करेंगे, और डेप्रिसिएशन यहां नहीं है, तो वही जो पीछे जो वही चीज जो मैंने आपको पीछे बताई थी कि अगर डेप्रिसिएशन नहीं है तो यहां ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है, और दूसरा नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है। तो ये टर्म तो कंप्लीट है, राइट, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, पर ये नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है। तो हम यहां पर 200 में चेंज इन स्टॉक ऐड करेंगे, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा? नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 250। तो ये है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और ये है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो 300 में से 250 माइनस किया 50, आपके पास डेप्रिसिएशन आ गया, दैट इज 1300, राइट। नेक्स्ट है आपके पास फैक्टर इनकम टू अब्रॉड निकालना है, राइट। तो उसके लिए आपके पास एक और टर्म जीएनपी एमपी दिया हुआ है, जो कि नेशनल और डोमेस्टिक, अभी मैंने आपको बताया था नेशनल और डोमेस्टिक का डिफरेंस क्या होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ये जीएनपीएमपी है, और हम यहां से क्या निकाल लेंगे? जीडीपीएफसी, राइट। तो जीएनपी एमपी में से अगर हम जीडीपी एमपी निकालें तो क्या आ जाएगा? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्यों? क्योंकि सिर्फ फर्क कहां पर है? नेशनल और डोमेस्टिक का, बाकी सब सेम है, ग्रॉस ग्रॉस एमपी एमपी। तो अगर हम जीएनपी एमपी में से जीडीपी एमपी माइनस करें तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आ जाएगा, राइट। अब जीएनपी एमपी क्या है? 400, राइट। पर हमारे पास क्या है? जीडीपी एफसी। तो जीडीपी एफसी को जीडीपी एमपी बनाना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे? जीडीपी एफसी प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस करेंगे, तो क्या आ जाएगा आपके पास? जीडीपी एमपी, दैट इज 1300, और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने हैं? 120, राइट। तो ये आ गया 1420, राइट। अब यहां पर जीएनपीएमपी 1400 है, जीडीपीएमपी 1420 है, तो आपके पास कितना आ गया? -20, राइट। अब हमें क्या निकालना है? सॉरी, यहां पर स्पेस थोड़ा कम है, हमें क्या निकालना है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और वो क्या होता है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, राइट। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आई -20। ये हमारे पास कितना गिवन है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 60, और ये फैक्टर इनकम टू अब्रॉड हमारे पास नहीं है, ओके। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को इधर ले गए, तो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड
इज इक्वल टू, इसको इधर ले आए तो 60 प्लस 20 कितना हो जाएगा 80। तो दिस इज व्हाट द आंसर, राइट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी थोड़ा डिफरेंट है, क्यों? क्योंकि अभी तक आपको रियल जीडीपी निकालने के लिए नॉमिनल जीडीपी गिवन होता था और जीडीपी डिफ्लेटर गिवन होता था, पर यहां पर नॉमिनल जीडीपी रेट गिवन है, राइट। दैट मीन जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी किस रेट से बढ़ रहा है, तो यहां पर हमें निकालना पड़ेगा नॉमिनल जीडीपी। कैसे निकालेंगे? यहां पर हम कुछ अज्यूम करेंगे। तो हमने अज्यूम किया कि 2000 मतलब 15-16 से पहले, मतलब 14-15 में जो नॉमिनल जीडीपी था वो सपोज 10,000 था, राइट। ओके, तो अब 2014-15 में नॉमिनल जीडीपी कितना है 10,000 और 15-16 में वो 8.4% से बढ़ गया, राइट। तो वो 2015-16 में हमारा नॉमिनल जीडीपी क्या हो जाएगा? दैट इज 10,000 में प्लस कर दो 10,000 का 8.4%, राइट। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो 8.4% का मतलब क्या हो गया? 8.4 अपॉन 100, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 10,840, राइट। उसी तरह 16-17 में, अब 15-16 में हमारा नॉमिनल जीडीपी 10,840 है, राइट। और 2016-17 में ये 9% से बढ़ा, तो वो क्या हो जाएगा? पिछले साल का, दैट इज 10,840 नॉमिनल जीडीपी प्लस 10,840 का 9% ऐड कर देंगे, राइट। और 9% मतलब 9 अपॉन 100 करके इसको सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा 11,850, राइट। और रियल जीडीपी का फॉर्मूला हमें पता है, वो क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी, राइट, डिवाइडेड बाय जीडीपी डिफ्लेटर into 100, राइट। तो नॉमिनल जीडीपी 10,840 डिवाइडेड बाय जीडीपी डिफ्लेटर 140 into 100, और 16-17 के लिए कितना हो जाएगा? नॉमिनल जीडीपी अपॉन जीडीपी डिफ्लेटर into 100, राइट। इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट, मनी एंड बैंकिंग यूनिट में जो स्टूडेंट्स अक्सर गलती करते हैं, तो मनी सप्लाई के कंपोनेंट्स में पूरा कंपोनेंट लिखना है, दैट इज करेंसी विद द पब्लिक इन द फॉर्म ऑफ नोट्स एंड कॉइन्स प्लस डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक्स, राइट। और यहां पर जो डिमांड डिपॉजिट्स हैं वो नेट डिमांड डिपॉजिट्स हैं, यहां पर ग्रॉस नहीं आएंगे। ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट्स में इंटर बैंकिंग क्लेम्स होते हैं, राइट। तो यहां पर क्या आएंगे? सिर्फ नेट डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक, राइट जी। नेक्स्ट, डिमांड डिपॉजिट कौन कौन से होते हैं? करंट अकाउंट डिपॉजिट एंड सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स, दोनों क्या होते हैं? डिमांड डिपॉजिट्स। नेक्स्ट, अगर पेपर में कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई आया कि बैंक रेट, रेपो रेट, इन सब से हम मनी सप्लाई को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, तो रेपो रेट को बढ़ाने से मनी सप्लाई कम कर सकते हैं, रेपो रेट को कम करने से मनी सप्लाई को बढ़ा सकते हैं, दोनों केसेस देने पड़ेंगे, राइट। पर अगर एक्सेस डिमांड आए या फिर डेफिशिएंट डिमांड आए तो मनी सप्लाई को, एक्सेस डिमांड है तो मनी सप्लाई को कम करना पड़ेगा, तो जब मनी सप्लाई को कम करना है तो सब रेट्स को बढ़ाना है, राइट। कंफ्यूजन होती है ना, तो रेपो रेट को भी बढ़ाना है, रिवर्स रेपो रेट को भी बढ़ाना है, लीगल रिजर्व रेशो को भी बढ़ाना है और मार्जिन रिक्वायरमेंट को भी बढ़ाना है। और जब डेफिशिएंट डिमांड है तो मनी सप्लाई को बढ़ाना है, तो उसके लिए इन सारी रेट्स को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। नेक्स्ट, मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1/LRR, पर अगर पेपर में 1 CRR दिया हुआ है तो वहां से भी निकल जाएगा, दैट इज 1/CRR, राइट। मनी मल्टीप्लायर के फॉर्मूला है 1/LRR और एक फॉर्मूला और है टोटल डिपॉजिट अपॉन इनिशियल डिपॉजिट। यहां पर अगर आपको LRR गिवन है तो मनी मल्टीप्लायर निकल जाएगा, अगर मनी मल्टीप्लायर गिवन है तो 1/LRR आपके पास क्या आ जाएगी? LRR, राइट। और अगर मनी मल्टीप्लायर गिवन है, इनिशियल डिपॉजिट गिवन है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल डिपॉजिट आ जाएंगे। दैट मींस इस फॉर्मूला से आपकी कोई भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, राइट। फॉर एग्जाम्पल, आपको मनी मल्टीप्लायर 5 दिया हुआ है तो 1/LRR, राइट। तो क्रॉस मल्टीप्लाई LRR इज इक्वल टू 1/5, राइट। तो आपके पास क्या आ जाएगा? LRR की वैल्यू आ जाएगी, राइट जी। इस तरह से सॉल्व करके, इस मतलब दैट मींस इस फॉर्मूला से आपकी सारी सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। नेक्स्ट, बीओपी एंड फॉरेन एक्सचेंज में, बीओपी में जब भी पैसा आ रहा है तो इनफ्लो हो रहा है, और इनफ्लो किस साइड पर होगा? क्रेडिट साइड पर होगा। और जब भी पैसा आ रहा है दैट मींस सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगी, राइट। और जब भी कंट्री से पैसा, इंडिया से पैसा बाहर गया तो आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और आउटफ्लो किस में आएगा? डेबिट साइड में, राइट, डेबिट साइड में। और डेबिट साइड पर चीज गई, इसका मतलब मान लो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इंपोर्ट कर रहे हैं तो पैसा बाहर गया, और इंपोर्ट करने के लिए हमें फॉरेन करेंसी चाहिए, तो दैट विल क्रिएट डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, राइट। नेक्स्ट, अगर डॉलर 40 से 50 हुआ है, इसका मतलब करेंसी डेप्रिशिएट हुई है, राइट। और अगर करेंसी हमारी डेप्रिशिएट हुई है तो हमारे एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, नेशनल इनकम बढ़ेगी और हमारे इंपोर्ट कम हो जाएंगे। और अगर डॉलर का रेट गिरा है, मतलब $1 50 से 40 हुआ है, इसका मतलब डॉलर गिरा है बोला है मैंने, इसका मतलब रूपी क्या हुआ? एप्रिशिएट हुआ। दैट मीन जब भी कोई करेंसी, एक करेंसी एप्रिशिएट होगी तो दूसरी डेप्रिशिएट होगी, तो यहां डॉलर गिर रहा है, राइट, तो इसका मतलब रूपी एप्रिशिएट हो रहा है। और जब रूपी एप्रिशिएट होगा तो हमारे एक्सपोर्ट कम हो जाएंगे, नेशनल इनकम कम हो जाएगी और हमारे इंपोर्ट बढ़ जाएंगे, राइट, राइट। नेक्स्ट, बीओपी अगर सरप्लस में है, ठीक है जी, तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? हमारे रिजर्व चेंज क्या होंगे? तो अगर बीओपी सरप्लस में है तो दैट मींस बीओपी को बैलेंस करने के लिए हमें बीओपी में से पैसा निकालना पड़ेगा, राइट। तो वो जो ट्रांजैक्शन होगी वो बीओपी अकाउंट में
कैपिटल अकाउंट के अंडर चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में डेबिट होगी, दैट मींस रिजर्व चेंज क्या होगा, लेस देन जीरो। और अगर बीओपी डेफिसिट में है, दैट मींस बीओपी में हमें पैसा डालना पड़ेगा क्रेडिट और डेबिट को इक्वल करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, आरबीआई के रिजर्व्स में से पैसा निकालकर बीओपी डेफिसिट में डालेंगे, मतलब क्रेडिट करेंगे। तो ये आइटम कहां रिकॉर्ड होगी, बीओपी कैपिटल अकाउंट में चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में इसको क्रेडिट करेंगे, राइट। दैट मींस रिजर्व चेंज क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव। नेक्स्ट, अगर बीओपी बैलेंस्ड है तो रिजर्व चेंज क्या होगा, जीरो, क्योंकि हमें ना तो पैसा निकालना पड़ेगा बीओपी अकाउंट में, ना डालना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट, गवर्नमेंट बजट में ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। पर यहां पर जो केस स्टडी आती है वहां पर आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है, राइट। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट में सिर्फ ये देखना है कि अगर वो चीज प्रोडक्शन पे है, ठीक है, प्रोडक्शन के लिए टैक्सेस या फिर सब्सिडी के ऊपर फोकस किया जा रहा है तो वो रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा, राइट। पर अगर वो रिच और पुअर के लिए टैक्सेस और सब्सिडी की बात कर रहे हैं, ठीक है, वीकर सेक्शन के अपलिफ्टमेंट के लिए बात कर रहे हैं, ठीक, टैक्सेस और सब्सिडी से रिलेटेड, मैं हिंट दे रही हूं आपको, राइट। तो फिर क्या हो जाएगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, राइट। नेक्स्ट, कुछ ये डायग्राम्स हैं, ठीक है, जिसमें मिस्टेक हो सकती है, तो वो मैं सारे डायग्राम्स जो हैं वो इस वीडियो में लेकर आई हूं, राइट। तो हाउस होल्ड सेक्टर ने प्रोडक्शन सेक्टर को फैक्टर सर्विसेज दी, रियल फ्लो, और प्रोडक्शन सेक्टर ने हाउस होल्ड सेक्टर को फैक्टर पेमेंट दी, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस, तो मनी फ्लो है। हाउस होल्ड सेक्टर ने पैसा खर्च किया प्रोडक्शन सेक्टर से गुड्स लेने के लिए, तो ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, मनी फ्लो है। और फिर प्रोडक्शन सेक्टर ने उसके बदले में उसको गुड्स और सर्विसेज दे दी, ये रियल फ्लो है, राइट। नेक्स्ट, अगर ग्रॉस और नेट का डिफरेंस डेप्रिसिएशन होता है, इसका मतलब अगर ग्रॉस से नेट पे जाना है तो डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, और अगर नेट से ग्रॉस की तरफ जाना है तो डेप्रिसिएशन प्लस करेंगे। उसी तरह नेशनल और डोमेस्टिक का डिफरेंस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता है, तो अगर नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस करेंगे, पर अगर डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो डोमेस्टिक प्लस क्या करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, राइट। और मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का डिफरेंस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होता है, तो अगर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करेंगे, पर अगर फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है, राइट, तो फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड करेंगे। नेक्स्ट, क्रेडिट क्रिएशन का ये एक टेबल बीच में रह गया, क्योंकि इसमें भी गलती होती है कि हमें पता ही नहीं होता कि इस टेबल में क्या क्या देना है। तो फर्स्ट कॉलम में राउंड, फिर डिपॉजिट्स, बच्चे यहां पर इनिशियल डिपॉजिट्स लिख देते हैं। नेक्स्ट एलआरआर, दैट इज लीगल रिजर्व रेशो, और फिर डेरिवेटिव डिपॉजिट्स, दैट इज लोन्स, राइट। दिस इज हाउ यू हैव टू एक्सप्लेन। और जो टोटल डिपॉजिट्स आएंगे वो क्या होंगे, मनी मल्टीप्लायर इनटू इनिशियल डिपॉजिट, और मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, 1/LRR, और LRR मैंने अपनी एग्जांपल में 20% ली है, तो 1/20% क्या हो जाएगा, 5। तो मनी मल्टीप्लायर 5 और इनिशियल डिपॉजिट 1000, ये इनिशियल डिपॉजिट है, तो 5000 के टोटल डिपॉजिट हो जाएंगे, राइट। और LRR 1000 है, और 5000 में से 1000 माइनस करो तो ये डेरिवेटिव डिपॉजिट, टोटल लोन्स जो बैंक ने दिए वो आ जाएंगे। नेक्स्ट, कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन का स्केड्यूल भी है आपके सामने, राइट, और कर्व भी है आपके सामने, ठीक। यहां पर इनकम को मैंने 0 से शुरू किया है और 50-50 से इंक्रीज किया है, कंजम्पशन को मैंने 20 से शुरू किया है और 40-40 से इंक्रीज किया है, और सेविंग क्या होती है, इनकम माइनस कंजम्पशन, क्योंकि y इज इक्वल टू c प्लस s होता है, तो y में से c माइनस करो तो s आ जाएगा, राइट, समझ आई। और ये इनकम लाइन है, ये लाइन ऑफ 45 डिग्री है, दैट मीन्स ये 90 डिग्री की जो हमारी एक्सेस है, इनके बिल्कुल सेंटर में हमारी ये इनकम लाइन बननी चाहिए, और c कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है, राइट जी। और s कर्व क्या है, अगर 0 इनकम पर हम 20 रुपीज खर्च कर रहे हैं तो सेविंग क्या हो जाएंगी, -20, राइट। तो सेविंग कर्व यहां से शुरू होगा, और जहां y और c इक्वल होते हैं, दैट मींस ये, इसे क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट, और इसके कॉरस्पॉन्डिंगली सेविंग क्या होंगी, 0, ये भी क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट। तो इनको मिलाएंगे तो ये आ जाएगा एस कर्व, राइट, जो मैंने यहां बनाया है, ओके। तो y एक्सिस पर क्या ले रहे हैं, c एंड s, मतलब कंजम्पशन एंड सेविंग, और x एक्सिस पर क्या ले रहे हैं हम लोग, इनकम ले रहे हैं, राइट। नेक्स्ट, एडी कर्व के लिए हमें सी एंड आई को टोटल करना पड़ेगा, वाई और सी मैंने बताया था, अब यहां पर आई ले ली है, आई क्या है, ऑटोनॉमस, राइट। तो एडी क्या है, सी प्लस आई, तो दैट इज सी प्लस आई, राइट जी। तो एडी डिफरेंट इनकम लेवल पर जो आई है वो क्या है, कांस्टेंट, तो आई कर्व क्या होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, राइट। और सी क्या है, इनकम बढ़ने पर कंजम्पशन बढ़ रही है, तो सी कर्व क्या है, अपवर्ड स्लोपिंग, और सी में आई ऐड किया, दैट मींस जितना ये आई है सी में 10 ऐड किया, तो एडी कर्व जो है वो 10 के बराबर ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, दैट मींस ये गैप क्या रहेगा, सेम। और एडी कर्व क्या है, पैरेलल टू सी कर्व है, क्यों, क्योंकि दोनों की स्लोप सेम होती है, राइट। और एक चीज और, प्लीज लेबलिंग जरूर करनी है, राइट, कि ये एडी कर्व है, ये सी कर्व है, ये आई कर्व है, और यहां पर वाई एक्सेस पर क्या लिया, एडी, सी एंड आई, और एक्स एक्सेस पर क्या लिया है, इनकम, ओके जी। और एएस कर्व क्या होता है, वाई, राइट, और वाई मतलब इनकम हमारी, और
इनकम का कुछ हिस्सा हम खर्च करते हैं, कुछ सेव करते हैं। और एएस क्या होती है, एएस के कंपोनेंट क्या होते हैं, सी प्लस एस, राइट। तो सी और एस को ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0, 50, 100, 150, 200, और यही क्या है, इनकम। इसका मतलब एएस इज इक्वल टू क्या होता है, इनकम, राइट। तो इनकम और एएस सेम है अगर, तो ये लाइन क्या होगी, इस लाइन के हर एक पॉइंट का जितना डिस्टेंस इस तरफ से, मतलब 0 इनकम है तो एएस 0 है, राइट। इनकम 50 है तो एएस भी क्या है, 50, राइट जी। तो ये लाइन क्या बनेगी, लाइन ऑफ 45 डिग्री, ओके। तो एएस इज इक्वल टू वाई, जो क्या बनेगी, लाइन ऑफ 45 डिग्री। नेक्स्ट, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम में हमें एडी शेड्यूल भी बनाना पड़ेगा, एएस के शेड्यूल भी बनाना पड़ेगा, राइट। समझ आई। तो मैंने यहां पर वाई भी शो किया है, सी बी, एस बी, आई बी, राइट, एडीबी और एएस बी। अगर यही टेबल आपका एसआई अप्रोच से जब इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम डिटरमाइन करेंगे आप देंगे, और यही आप टेबल जब एडीएस अप्रोच से इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम को डिटरमाइन करना होगा तो यही टेबल देंगे, ओके जी। और नेक्स्ट, एएस कर्व हमने पीछे बनाया था अपवर्ड स्लोपिंग, ठीक जी, 45 डिग्री लाइन, और एडी कर्व भी अपवर्ड स्लोपिंग। तो ये हुआ हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट, और इसके कॉरस्पॉन्डिंगली ये होगी हमारी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। तो देखिए, चेक कीजिए, जहां एडी और एएस इक्वल है वहीं पर एस और आई भी इक्वल है, राइट। समझ आई। तो इसी के कॉरस्पॉन्डिंगली हमने ये पॉइंट बनाया, आई कर्व क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और सेविंग कर्व भी अभी हमने बनाया था अपवर्ड स्लोपिंग, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट। इसका मतलब एडी एएस अप्रोच के अकॉर्डिंगली और एस आई अप्रोच के अकॉर्डिंगली इक्विलिब्रियम जो है वो सेम पॉइंट है, राइट, और सेम इनकम लेवल, राइट। अक्सर यहां स्टूडेंट गलती करते हैं, तो देखिए जहां एडीएस इक्वल है वही एस और आई भी इक्वल है, ओके जी। तो प्लीज ये भी चेक करो कि एक्स एक्सिस पर क्या लिया है, वाई एक्सिस पर क्या लिया है, ओके। नेक्स्ट है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एंड ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, राइट। तो प्लीज जरा चेक कीजिए, वही कर्व बन रहे हैं जो हमने पहले बनाए, राइट। यहां पर इनकम है, यहां पर आउटपुट भी है, यहीं पर एम्प्लॉयमेंट है, और यहां एडी। तो एएस कर्व क्या बनेगा, लाइन ऑफ 45 डिग्री, राइट, दैट इज इक्वल टू इनकम, ये वाला कर्व। फिर एडी कर्व बनाया, इस एडी को मैंने अज्यूम किया कि ये एडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, तो ये एडी एफ और एएस जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हो गया, दैट मींस ये, राइट। और इससे पहले अगर एडी कर्व इससे नीचे है, एडी एफ से, तो ये एडी यू हो गया, ये एडी हो गया बिफोर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो एडी यू और एएस जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो हो गया अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, राइट। और अगर एडी में इससे ऊपर बनाती हूं, ठीक, ये मैं सिर्फ आप लोगों को क्विक रिवीजन दे रही हूं ताकि आपको याद रहे। तो यहां एडीओ जहां एएस कर्व को इंटरसेक्ट कर रहा है वो ईओ, मतलब ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हुआ, दैट मींस फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम सेंटर में आएगा, उससे नीचे अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम आएगा, और उसके ऊपर ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम आएगा, राइट। और यही इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप के केस में भी हो रहा है, ठीक है जी। तो वहां पर हमें सिर्फ किसको देखना है, हमने अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम को नहीं देखना, हमें अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम को नहीं देखना, जैसे ये अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, राइट, और ये ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, पर हमने सेंटर वाले पॉइंट पे कंसीडर करना है, क्योंकि यहां अक्सर गलती हो रही है, राइट, होती है स्टूडेंट्स की, तो मैं इसलिए आपको बता रही हूं। तो ईएफ से ऊपर जो एडी का गैप है ये, राइट, ये गैप, ठीक, ये क्या है, इन्फ्लेशनरी गैप, और इसके नीचे जो गैप है, राइट, वो है डिफ्लेशनरी गैप। अंडरस्टैंड, मैं आपको यहां डिटेल में नहीं बता रही हूं क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है। आप इस कर्व में गलती कर सकते हैं, मैं आपको सिर्फ उसको बता रही हूं कि ऐसे बनाना है कर्व, राइट। तो एडीएफ के ऊपर जो एडी और एडीएफ का गैप है वो क्या हो गया, इन्फ्लेशनरी गैप। एडीएफ और उसके नीचे जो एडी बनी है उन दोनों का जो गैप होगा वो डिफ्लेशनरी गैप। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के स्केड्यूल में भी स्टूडेंट्स गलती करते हैं, राइट। तो यहां पर एमपीसी हमने अज्यूम करी है 0.5, तो ये पेपर में आपको चेंज होकर भी आ सकती है, तो ध्यान देना है, राइट। तो पहला कॉलम राउंड का है, दूसरा फिर चेंज इन इन्वेस्टमेंट, फिर चेंज इन इनकम, फिर चेंज इन कंजम्पशन, और फिर चेंज इन सेविंग, राइट। तो राउंड 1 में सपोज गवर्नमेंट ने 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी, पेपर में ये भी चेंज होकर आ सकती है, और अगर 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई तो ऑब्वियसली लोगों की इनकम 100 करोड़ से बढ़ गई, राइट। और उनकी एमपीसी 0.5 है, तो डेल्टा सी क्या होगा, एमपीसी मल्टीप्लाई डेल्टा वाई। क्यों, क्योंकि एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा सी आ जाएगा, राइट। तो डेल्टा सी कैसे निकालेंगे, एमपीसी को इनकम 100 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 50, राइट। और हाफ ऑफ इनकम इज स्पेंट एंड हाफ क्या हो जाएगी, खर्च हो जाएगी, सॉरी, हाफ ऑफ द इनकम इज स्पेंट और हाफ क्या हो जाएगी, सेव। तो सेविंग कैसे निकालेंगे, डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी, दैट इज 100 माइनस 50, ओके। नेक्स्ट सेकेंड राउंड में क्या होगा, वन मैन्स एक्सपेंडिचर इज अनदर मैन्स इनकम। तो ये 50 जो है जो इनकम के नीचे आ जाएंगे, और 50 का 0.5 दैट मींस 25 हम खर्च करेंगे और बाकी 25 सेव हो जाएंगे। फिर वन मैन्स एक्सपेंडिचर इज अनदर मैन्स इनकम, तो राउंड 3 में इनकम 25 से इंक्रीज हो गई, एमपीसी 0.5 है तो 25 का 0.5 दैट इज 12.5 स्पेंड करेंगे और 12.5 सेव करेंगे, एंड दिस प्रोसेस विल गो ऑन,
टिल टोटल चेंज इन इनकम इज इक्वल टू के टाइम्स चेंज इन इन्वेस्टमेंट। क्यों? क्योंकि के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई होता है, राइट। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा आई को के साथ, और के कैसे निकालेंगे? एक और फॉर्मूला भी होता है 1/1 माइनस एमपीसी, दैट इज 1/1 माइनस 0.5 कितना हो जाएगा? 2। तो के 2, डेल्टा आई कितना था? 100, तो 2 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 200। और डेल्टा सी क्या हो जाएगा? अगेन इनकम का 0.5 100, और डेल्टा एस क्या हो जाएगा? इनकम माइनस कंजम्पशन इज इक्वल टू डेल्टा एस, राइट। मल्टीप्लायर का एक फॉर्मूला है के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, राइट। और एक है 1/एमपीएस, और एक है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, राइट। अगर आपके पास एमपीसी है तो के निकल जाएगा, दूसरा अगर आपके पास एमपीएस है तो के निकल जाएगा, जैसे मैंने आपको मनी मल्टीप्लायर में बताया। अगर आपके पास के है तो क्या निकल जाएगा? एमपीसी निकल जाएगा, राइट। अगर के की वैल्यू है तो एमपीएस निकल जाएगा। इस इक्वेशन में के की वैल्यू पुट करेंगे एमपीएस आ जाएगा, इस इक्वेशन में के की वैल्यू पुट करेंगे एमपीसी आ जाएगा, राइट। और उसी तरह एक फॉर्मूला और भी है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। दैट मीन्स इस फॉर्मूला से आप कुछ भी निकाल सकते हैं, एमपीसी भी निकाल सकते हैं, एमपीएस भी निकाल सकते हैं, के भी निकाल सकते हैं, राइट। सपोज आपके पास एमपीसी गिवन है 0.5, राइट। तो के आ जाएगा 1/1 माइनस 0.5 दैट इज 2। और अगर सपोज दूसरा आपके पास के गिवन है और आपको एमपीसी निकालनी है तो के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। के की वैल्यू क्या है? 2, तो 1/1 माइनस एमपीसी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इंटू 1 माइनस एमपीसी इज इक्वल टू 1। तो ब्रैकेट ओपन, 2 माइनस 2 एमपीसी इज इक्वल टू 1। 1 को इधर ले आओ, राइट। तो 2 माइनस 1 और 2 एमपीसी को उधर ले जाओ, तो ये हो गया प्लस 2 एमपीसी, राइट। तो ये 1 और 2 को नीचे ले आए, 1/2 एमपीसी। तो एमपीसी की वैल्यू क्या आ गई? 0.5, राइट। दैट मीन्स इस फॉर्मूले को याद रखना, इससे आप बहुत सारी चीजें निकाल सकते हो, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। आपके पास कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ है, दैट इज 50 प्लस 0.5y, राइट। और आपके पास इन्वेस्टमेंट भी गिवन है, दैट इज 20। और आपको बोला गया है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालो, ओके जी। तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम के लिए 2 अप्रोचेस हैं, एक एडी इज इक्वल टू एएस अप्रोच, राइट, और दूसरी है एस इज इक्वल टू आई अप्रोच। आप दोनों में से कोई भी अप्रोच लगा सकते हो, राइट। तो मैं यहां पर एएस एडी अप्रोच लगा रही हूं। एएस क्या होता है? इनकम। एडी क्या होता है? सी प्लस आई, राइट। इनकम अगेन सी की वैल्यू क्या होती है? सी बार प्लस बी वाई प्लस आई, राइट। और इनकम निकालनी है हमने, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। हमने इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम की इक्वेशन लिख ली है ये। तो y इज इक्वल टू सी बार, मतलब सी की वैल्यू क्या है? सी बार प्लस बी वाई, जो कि हमें गिवन है, दैट इज 50 प्लस 0.5y प्लस आई की वैल्यू भी गिवन है, दैट इज 20, राइट। तो ये क्या हो जाएगा? y इधर जरूर लिखना है, ओके। तो 50 प्लस 20 70 प्लस 0.5y, और ये y वाले हम एक साइड पे कर लेते हैं। तो y माइनस 0.5y इज इक्वल टू 70। तो 1y में से 0.5 माइनस 0.5y गया, तो 0.5y इज इक्वल टू 70, राइट। तो y क्या हो जाएगा? 70 अपॉन 0.5। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगी? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, राइट। इस इक्वेशन से, ये वाली इक्वेशन से आप कुछ भी निकाल सकते हैं। इस इक्वेशन में कितनी वेरिएबल्स हैं, राइट। y 1 हो गया, c बार 2 हो गया, b 3 हो गया और i 4 हो गया। इन 4 में से कोई 3 आपको पेपर में गिवन होंगे, चौथा निकल जाएगा। दैट मीन्स इक्वेशन यही लगेगी। तो है ना मैजिकल इक्वेशन। इस इक्वेशन से कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो इस इक्वेशन को याद रखना, राइट। और एडी और एएस के न्यूमेरिकल को छोड़ना नहीं है। जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि इस फॉर्मूले को लर्न कर लो तो कितना कुछ निकल जाएगा, राइट। और उसी तरह इस इक्वेशन को दिमाग में रख लो तो कितना कुछ निकल जाएगा। और अगर एस इक्वेशन है तो एस इक्वेशन किस फॉर्म में होगी? एस की वैल्यू क्या है? माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई, राइट, इज इक्वल टू आई। तो यहां भी क्या है? सी बार है, माइनस सी बार है, 1 माइनस बी क्या होता है? एमपीएस, राइट। इनकम है और क्या है? आई है। तो कितने वेरिएबल्स हुए यहाँ पर? 4 में से कोई 3 दिया होगा, तो दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, राइट। और कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, राइट। नेक्स्ट, फॉरेन एक्सचेंज रेट में कौन कौन से कर्व हैं? एक तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कहां डिटरमाइन होती है, राइट। तो एक चीज वाई एक्सिस पर फॉरेन एक्सचेंज रेट लेना है और एक्स एक्सिस पर डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लेना है, राइट। और ये डीडी जो है वो हमारा डिमांड कर्व है जो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, और एसएस क्या है? सप्लाई कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, राइट। और यहाँ एडी और एएस कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। और ये हमारी OR हमारी इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट है। OR1 एक्सचेंज रेट अगर है तो वहां पर सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है, तो एक्सेस सप्लाई है, तो क्या होगा? रेट कम होगी। रेट कम होगी तो डिमांड इंक्रीज होगी, सप्लाई डिमांड जो है वो एक्सटेंड होगी और जो सप्लाई है वो कंट्रैक्ट होगी। अल्टीमेटली ये कब तक होता रहेगा? जब तक कि डिमांड और सप्लाई इक्वल नहीं हो जाते। और अगर एक्सचेंज रेट OR2 है तो क्या है? वहां पर डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो डिमांड सप्लाई से ज्यादा मतलब एक्सेस डिमांड, तो रेट बढ़ेगा। तो जब रेट बढ़ेगा तो क्या होगा भाई? डिमांड कंट्रैक्ट होगी, ऊपर की तरफ जाएंगे, और सप्लाई एक्सटेंड होगी ऊपर की। और अल्टीमेटली ऐसा कब तक होता रहेगा? एक्सचेंज रेट कब तक बढ़ती रहेगी? जब तक अगेन डिमांड और सप्लाई इक्वल नहीं हो जाते,
नेक्स्ट, अगर ये इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट है, राइट, और अगर डिमांड फॉरेन करेंसी की चेंज होती है या सप्लाई चेंज होती है, तो ये रेट जो है, जो ओआर रेट है, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, ये चेंज होगी, राइट। देखिए कैसे, राइट जी। तो पहली एक्सचेंज रेट ओआर है, पहला इक्विलिब्रियम पॉइंट ई है। अब क्या हुआ कि किसी भी अदर रीजन की वजह से सपोज हमारे इंपोर्ट बढ़ गए, यहां पर आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो भी उन्होंने आपको सिचुएशन दी है एग्जाम में, वो करेंसी की डिमांड क्रिएट कर रही है फॉरेन करेंसी की, या सप्लाई क्रिएट कर रही है, राइट। तो अगर वो डिमांड क्रिएट कर रही है, डिमांड को बढ़ा रही है, सपोज हमारे इंपोर्ट बढ़ रहे हैं, तो इंपोर्ट बढ़ने से क्या होगा, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज बढ़ जाएगी, राइट। और डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगी तो डिमांड कर्व विल शिफ्ट राइटवर्ड, राइट जी। और नया डिमांड कर्व जो है वो सप्लाई कर्व को कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, E1 पॉइंट पर। तो नई एक्सचेंज रेट क्या होगी, OR1, दैट मींस एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगी। और अगर डिमांड कम होती है तो डिमांड कर्व विल शिफ्ट लेफ्टवर्ड, राइट। तो नया डिमांड कर्व क्या हो गया, D2. अब ये नया डिमांड कर्व कहां कट कर रहा है सप्लाई कर्व को, E2 पॉइंट पर। तो नई एक्सचेंज रेट क्या होगी, OR2, इसका मतलब एक्सचेंज रेट कम हो गई। उसी तरह अगर सप्लाई की बारे में बात हो रही है, दैट मींस हमारे एक्सपोर्ट बढ़ गए, तो एक्सपोर्ट बढ़ने से क्या होगा, पैसा हमारी कंट्री में आएगा, दैट मींस सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बढ़ गई। तो सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बढ़ी तो सप्लाई कर्व विल शिफ्ट राइटवर्ड, राइट। तो जब राइटवर्ड सप्लाई कर्व शिफ्ट हुआ तो ये सप्लाई कर्व जो है वो डिमांड कर्व को E1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली नई एक्सचेंज रेट क्या हो गई, OR1, राइट। इसका मतलब पहले से एक्सचेंज रेट क्या हो गई, कम हो गई। ओके, तो दिस इज हाउ। और इसी तरह अगर सप्लाई कम हुई किसी रीजन की वजह से, तो सप्लाई कर्व विल शिफ्ट लेफ्टवर्ड, राइट। और नया इक्विलिब्रियम पॉइंट हुआ जहां पर न्यू सप्लाई कर्व डिमांड कर्व को इंटरसेक्ट कर रहा है E2 पॉइंट पर, और नई एक्सचेंज रेट क्या हो गई, OR2, मतलब पहले से इंक्रीज हो गई, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट योर स्केड्यूल्स ऑफ डिफरेंट चैप्टर्स एंड डायग्राम्स। आई होप आपको ये समझ आए होंगे। आई होप आप कल एग्जाम में कोई गलती नहीं करोगे। पैनिक नहीं करना है, कूल रहना है, राइट। आप जितना कूल रहेंगे आपका पेपर उतना अच्छा होगा, और पेपर बहुत अच्छा होएगा, नीड नॉट टू वरी। ऑल द वेरी बेस्ट, राइट। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, प्लीज लेट मी नो, आई वुड लव टू हेल्प यू, राइट। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर लेना ताकि वो ये गलतियां ना करें, राइट। थैंक यू सो मच।